बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ध्यान दें। उनका 15 जून से सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा स्टार्ट हो रही है और इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर त्रिपाठी आप लोगों के लिए आपके शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट पर प्रत्येक दिन करीब 20-25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हैं उनके बारे में बताऊंगा और इसी तरीके से अन्य जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके भी नोट्स मैं आपको दूंगा। क्योंकि इस समय एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, क्लासेस चालू नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताते हुए आपको प्रिपेयर करा दूं मैं कि आप परीक्षा में परेशान ना हो। आप लोगों की ड्यूटी है कि प्रत्येक दिन मेरे साथ आप जुड़िए, मेरे बताए हुए डायरेक्शंस पे चलने की कोशिश कीजिए, मेरे बताए हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप रटिए, समझिए और रिवाइज ज़रूर करते रहिए 2 या 3 बार। और इस तरीके से रिवाइज करने से आपको परीक्षा में कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ, ये आपका एजुकेशन का सेकेंड सेमेस्टर का आपकी किताब है और इसके संदर्भ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उनको सर्च करके आप लोगों के पास तक पहुंचा रहा हूं। और इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव पेपर होने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोटिंग कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टार्टिंग आपकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली से है, जिसमें वैदिक शिक्षा आती है और इसमें जो इतिहासकारों में वैदिक काल का जो समय बताया गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का बताया, यानी कि 2500 से 500 की तरफ चलते हैं हम। ईसा पूर्व शब्द है और इसके अलावा आपके 4 वेद हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। सबसे बड़ा वेद आपका तीसरे पॉइंट में ऋग्वेद माना जाता है। एक आपके सिलेबस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति दे रखी है, वेदों में प्रथम ऋग्वेद, तो इसीलिए उनके द्वारा दी हुई, अगर पूछ दिया जाए कि ये उक्ति किसके द्वारा दी हुई है तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगाएंगे आंसर। इसके अलावा आपके मनुष्यों को 4 आश्रमों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस तरीके से अब हम आपके पास चौथे पॉइंट्स पे आते हैं, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाओं के संबंध में। शिक्षा को हम 2 तरीके के अर्थों में समझ सकते हैं, सीमित अर्थ में या व्यापक अर्थ में। सीमित अर्थ का मतलब होता संकुचित अर्थ, ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व, यानी कि इस बचपन से लेकर के जो गृहस्थ आश्रम में जाने के बीच का पीरियड है, इसमें वो प्राप्त करता है, यानी कि विद्यालय शिक्षा प्राप्त करता है। तो संक्षिप्त रूप में आप शिष्य जो है गुरु के पास आकर के वह शिक्षा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उसे सभ्य बनाने की कोशिश तो करता ही है, साथ में समाज भी उसे सभ्य बनाने की कोशिश करता है और समाज के द्वारा भी उसे शिक्षा प्राप्त होती है। बचपन से लेकर के जीवन तक वो हमेशा शिक्षा किसी न किसी रूप में प्राप्त करता रहता है। R.K. मुखर्जी ने इस संबंध में कहा है, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार बनाने की कोशिश की थी। वैदिक काल में 2 तरीके की विद्याओं का भी जिक्र आता है। क्वेश्चन है कि वेद काल में कितने तरीके की शिक्षाओं का जिक्र है, तो इसमें 2 तरीके की विद्याओं का जिक्र है, परा और अपरा में इसे डिवाइड किया हुआ है। अब परा के बारे में पूछ दिया जाता है तो इसमें आपसे पूछा जाए वह विद्या जो ब्रह्म प्राप्ति के, यानी कि ज्ञान, कर्म, उपासना के द्वारा ब्रह्म की या मोक्ष की प्राप्ति करा। इस तरीके से ये क्वेश्चन एक बन के आता है आपका कि परा विद्या का मतलब ही वो हो गया जो आपको ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा या उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के संबंध में हो।
यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि अंतर्मुखी साधना से किस विद्या से संबंधित है, तो आप कह सकते हो यह पराविद्या से संबंधित है। अपराविद्या भी दूसरी विद्या है जिसमें आपको सामाजिक ज्ञान के संबंध में, यानी कि आप समाज में जिसमें रहते हैं उसमें आप नियोजित जो भी संगठित हैं, जो भी नियोजित कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा ही आप इस अपराविद्या को प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है, पशु के समान है, यानी कि यह बात किसने कही, तो भर्तृहरि ने कही। हरि का नाम लोगे तो आप मनुष्य ही बने रहोगे, पशु नहीं बने रहोगे। इस तरीके से एक लिंक बना करके चलिएगा कि पशु के बारे में मनुष्य की तुलना जो की है बिना विद्या के, तो इस तरीके से भर्तृहरि के द्वारा ही क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास परम लक्ष्य क्या है, वैदिक काल में परम लक्ष्य किसको माना गया था, तो मोक्ष की प्राप्ति को परम लक्ष्य माना गया था। इसमें इस बात को याद रखिएगा, हमारे हमेशा मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके सामने क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में। तो ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन ये बनता है आके कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो पहला कह दिया चरित्र निर्माण में सहायक है, ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, या आपकी संस्कृति का संरक्षण कर रहा है। तो अगर ये तीनों तरीके की बातें दिखाई देती हैं, या फिर आपके सामने अच्छे नागरिक के गुणों का विकास है, पवित्रता की भावना का विकास है, सामाजिक भावना का विकास है, और उसके बाद लिख दिया जाए ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब है कि इस टाइप की जो प्रश्न है इसमें आपका आंसर डी ही होगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि वैदिककालीन युग की विशेषताओं के संबंध में अगर क्वेश्चन पूछने की कोशिश होती है, तो इसमें आपको शिक्षा प्रणाली जो होती है इसमें बताते हैं कि गुरु के घर, यानी कि इसमें कहा गया था कि जो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग कहाँ रहता था कि गुरु के घर में रहता था, कि यानी कि गुरुकुल, और वहीं शिक्षा प्राप्त करता था गुरु। वेदकालीन शिक्षा में पूछा जाए कि मौखिक से प्रवचन देते थे कि लिखित प्रवचन देते थे या दोनों, तो आप इसमें मौखिक पे आंसर लगाएंगे। और शिक्षण संस्थाएं भी गुरुकुल थी, ऋषि आश्रम इत्यादि थे, और 2 गुरुकुलों के बारे में इसमें बताया गया क्वेश्चन आ जाता है। गुरुकुल कांगड़ी है, तो गुरुकुल कांगड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है वैदिककालीन शिक्षा में जब चल रही थी तो उस वक्त शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से होती थी, तो इसमें 2 तरीके की, कितने तरीके से पूछा जाए तो कहना कि 2 तरीके से, 2, 4, 6, 8 कैसे पूछा जाएगा, तो आपको 2 को आंसर देना होगा। और प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज बटी हुई थी वेदकालीन में। तो इसके अलावा हम आते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम सर्च करते हैं तो आपके लिए ये एक और विशेष चीज़ है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश का हिसाब क्या था। तो इसमें उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आपको छात्र सामान्य रूप से कहाँ से आता था, उपनयन संस्कार के उपरांत आता था। उपनयन संस्कार यानी कि ये संस्कार प्रारंभ होता था कहाँ से, 8 साल का हो बच्चा, 11 साल का हो या 12 साल का हो, ऐसी स्थिति में ही आकर बच्चे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करते, तो उससे पहले ही इनका उपनयन संस्कार हो जाया करता था। और परीक्षाएं वहाँ पे मौखिक परीक्षाएं थी वेदकाल में, लिखित परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी। उपाधियों के बारे में अगर पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या 2 भी बनते हैं अक्सर। ये पूछा जाता है कि स्नातक गुरुकुलों में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हुआ करता था, जो बच्चे 12 साल पढ़ लिया करते थे गुरुकुलों में तो उन्हें स्नातक कहा जाता था। जो छात्र 24 वर्षीय पाठ्यक्रम 2 वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें हम वसु कहा करते थे, और 36 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी 3 वेदों का अध्ययन करता था तो उन्हें हम रुद्र कहते थे। और जो छात्र 48